अब आ जाते हैं केस स्टडी ऑफ फ्रांसुआ बर्नियर, यानी फ्रांसुआ बर्नियर ने क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो हमने पहले पार्ट में, पहले सेगमेंट में देखा था। सबसे पहले उसने ही कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड इंडिया विद यूरोप, दैट इज मेनली फ्रांस। देन ही कंसिडर्ड एवरीथिंग डिप्रेसिंग इन इंडिया, उसको इंडिया में हर चीज़ बुरी लगती थी। ही ट्राइड टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड इंटेलिजेंशिया, वो मुगल कोर्ट में, मुगल पैलेस में बैठ के वहाँ के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करता था। एग्जाम्पल कैसे? ही कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद यूरोप टू एम्फेसाइज सुप्योरिटी ऑफ यूरोप। रीज़न क्या था उसका कंपैरिजन का? वो हमेशा यूरोप को इंडिया से ऊंचा दिखाना चाहता था, और विच वॉज मेनली बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपोजिशन, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाना चाहता था। और जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अगर वो दिखाना चाहता था तो यूरोप को सबसे ऊपर रखता था और इंडिया को सबसे नीचे। उसके बाद उसने लैंड ओनरशिप के बारे में लिखा है। लैंड ओनरशिप में उसने लिखा है कि मुगल इंडिया में जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की का सिस्टम ही नहीं था। सारा जितनी भी ज़मीनें थी वो क्राउन ओनरशिप थी, यानी राजा की होती थी। ऑल लैंड वॉज ओन्ड बाई द किंग। क्राउन ओनरशिप पे आपको क्वेश्चन अलग से आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। विच वॉज हार्मफुल टू हिम, वाई? बिकॉज सोर्स 11 अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू फ्रांसुआ बर्नियर, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज हार्मफुल। रीज़न देख लीजिए वाई, सोर्स 11 में। लैंड ओनर्स कुड नॉट पास इट टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि ज़मीनें उनकी अपनी होनी होती, अकॉर्डिंग टू फ्रांसुआ बर्नियर है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। It is not that the system actually existed, it is what François Bernier has written about the Mughal land ownership. तो उसमें बर्नियर ने क्या रीज़न दिया है क्यों हार्मफुल था क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी राजा से की ओन की हुई ज़मीन? पहला, क्योंकि जितने भी लोग थे वो अपने बच्चों को अपनी ज़मीनें नहीं दे पाते थे। दूसरा, इट हैड बैड इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यू टू नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती थी तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, तो नेचुरली इकोनॉमी पे असर होता था। तीसरा था, इट प्रिवेंटेड एमर्जेंस ऑफ क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। जैसे वेस्टर्न यूरोप का सिस्टम था कि ज़मीन को इम्प्रूव करने के लिए रिच लैंडलॉर्ड की ज़रूरत होती थी, वो इंडिया में उसने कहा कि मिसिंग था, नहीं था। उसके बाद एग्रीकल्चर का पूरी तरह से रुइनेशन हो रहा था, यानी एग्रीकल्चर ख़राब हो रहा था। पेजेंट्री जो थी, जो किसान खेत पे काम किया करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब रीज़न की वजह से इंडिया के जो लोग थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो थी। उसके बाद उसने इंडिया की सोसाइटी को कैसे डिस्क्राइब किया कि गरीब है, इम्पोवरिश्ड है, सबजुगेटेड है, यानी राजा के अंडर स्लेव की तरह रहते हैं, और रिच जो है वो बहुत माइनॉरिटी में है, कोई मिडिल क्लास नहीं है। किंग को उसने क्या बोला? किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस, गरीबों का और बारबेरियंस का जो राजा, उसको बुलाया। सिटीज़ को उसने कहा कि बिल्कुल रूइंड थी, सिटीज़ बेकार थी बिल्कुल। फील्ड जो थे उसमें बुशेस एंड मार्शेस थे, कहीं कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है इंडिया में। लेकिन यहीं पे उसने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे किया? अगर 16th सेंचुरी का ऑफिशियल क्रॉनिकल अकबर का देखा जाए, रिटन बाय अबुल फजल, तो उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है जो फ्रांसुआ बर्नियर की थ्योरी को निगेट करता है, यानी रिजेक्ट करता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, अ रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेंटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड नॉट एज रेंट ऑन लैंड एंड टैक्स ऑन द क्रॉप। ये तीन चीज़ें, जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें, 3 फीचर्स हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के, कि जो रेवेन्यू क्यों देते थे किसान? क्योंकि राजा को राज्य चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, और उसके बदले में वो लोगों को प्रोटेक्ट करता था और टैक्स के रूप में लेता था। तो जब तक अपना प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा तब तक टैक्स का सिस्टम हो ही नहीं सकता, विच मीन्स कि जो भी बर्नियर ने लिखा है वो बिल्कुल गलत है। मैनी यूरोपियन ट्रैवलर्स फॉर्म एन आइडिया अबाउट इंडिया ऑन बर्नियर्स अकाउंट। ये एक बहुत अजीब सी बात हुई कि क्योंकि फ्रांसुआ बर्नियर ने वहाँ जाके 16th सेंचुरी में इंडिया के बारे में बहुत बुरी चीज़ें लिखी, उस वजह से उस ज़माने के, उसके बाद के आने वाले जो 18th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी के जो
यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, उनके दिमाग में भी ये आइडियाज़ फॉर्म हो गए थे इंडिया के बारे में, अगेंस्ट इंडिया। एग्जाम्पल है दो यहाँ पे, जो 19th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर के बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में अगर हम देखें तो उसने इंडिया को इंडिया के सिस्टम को ही कॉल्ड इट ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, यानी किंग्स अथॉरिटी ऑन सब्जेक्ट, पुअर सब्जेक्ट। ईस्ट, ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट। और कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन 19th सेंचुरी में कहा था, विच वॉज सरप्लस बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, अप्रोप्रिएटेड बाई स्टेट एंड लेड टू एमरजेंस ऑफ इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटी। तो ये दो चीज़ें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इससे कर लीजिएगा अच्छे से, कि मैनी यूरोपियंस ट्रैवलर्स एंड अदर फिलोसोफर्स फॉर्म्ड एन आइडिया अबाउट इंडिया ऑन बर्नियर्स अकाउंट हाउ। तो मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स का आपको एग्जाम्पल लिखना होगा। कार्ल मार्क्स का ऑब्जर्वेशन जो था, उसके हिसाब से जो सरप्लस होता था ज़मीन से, जो प्रोडक्शन सरप्लस होता था, स्टेट वही लेता था बिफोर द ब्रिटिशर्स केम। इस वजह से जो विलेज कम्युनिटी थी वो इगैलिटेरियन थी, दे वर ऑटोनमस, वो अपने आप में खुद ही विलेजेस जो थे अपने डिसीजंस लेने के लिए सक्षम थे और ऑटोनमस थे। और इसको इम्पीरियल कोर्ट, जो राजा होते थे, जो एम्परर होते थे, या जो पूरा एम्पायर होता था, वो रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि इस ऑटोनमी की वजह से प्रोडक्शन अच्छा होता था और विलेज से फ्लो ऑफ सरप्लस होता था, यानी विलेज से टैक्स लेना आसान था। लेकिन सच्चाई क्या थी? 16th एंड 17th सेंचुरी की रियलिटी अगर हम देखें, जो ऑब्जर्वेशन है उस समय का, वो था कि विलेज हैड सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। गाँव में जो थी उसमें सामाजिक और आर्थिक फ़र्क था। इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी थी? बिग ज़मींदार थे जो रिच और पावरफुल थे, बहुत अमीर थे, बहुत ताकतवर थे। और दूसरे उस पॉइंट पे थे लैंडलेस अनटचेबल लेबर्स, जो पुअर थे, सब्जुगेटेड थे, यानी अंडर में, ज़मींदार के अंडर में थे और गरीब थे। और इन बिटवीन आते थे बिग पेजेंट, जो लेबर हायर करते थे अपने खेतों में काम करवाने के लिए। और उसके अलावा एक और कम्युनिटी थी स्मॉल पेजेंट्स की, जो पुअर थी और वो एक तरह से टेनेंट्स थे लैंड पे। उनका जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी कम था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नियर, लाइक पेजेंट्स, आर्टिजन्स हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर क्राफ्ट। बर्नियर का जो अगला ऑब्जर्वेशन था अदर देन पेजेंट्स, वो आर्टिजन्स के बारे में था, कि आर्टिजन्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का और अपने क्राफ्ट को बढ़िया बनाने का। कोई बहाना नहीं मिलता था, यानी कोई तरीका नहीं था। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट वो कमाते थे वो स्टेट ले लेता था अकॉर्डिंग टू बर्नियर। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। फिर यहाँ पे भी अगेन वी सी अ कॉन्ट्राडिक्शन। वाई? बिकॉज बर्नियर खुद एक जगह पे अग्री करता है कि ही हिमसेल्फ एग्री दैट सिल्वर एंड गोल्ड फ्लोड फ्रॉम एवरीवेयर एंड केम टू इंडिया बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट वॉज देयर एंड प्रॉस्परस मर्चेंट्स वर इन्वॉल्व इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। एक तरफ वो कहता है कि आर्टिजन्स के पास क्वालिटी इम्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था और प्रॉफिट जो था वो स्टेट ले लाता था, और दूसरी तरफ वो खुद ही कहता है कि जितना भी पूरे वर्ल्ड से जो सिल्वर और गोल्ड था वो फ्लो करता हुआ या घूमता हुआ इंडिया में आके रुक जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर। इंडिया उस समय सिर्फ निर्यात करता था, और इस इंडिया में जो मर्चेंट्स थे वो बहुत प्रॉस्परस यानी अमीर व्यापारी थे, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे, ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड में, ईस्ट टूवर्ड्स चाइना, अप टू चाइना एंड वेस्ट अप टू यूरोप जाते थे। यहाँ अगर आप सोर्स 13 देखें तो बर्नियर के स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिल जाएगा। उसने बंगाल को इजिप्ट से यहाँ पे कंपेयर किया है, एंड ही हैज़ फाउंड दैट बंगाल वाज बेटर देन इजिप्ट। बंगाल जो इंडिया में था, इजिप्ट जो अफ्रीका में था, नॉर्थ अफ्रीका में, उसको कंपेयर किया उस ज़माने के बंगाल और इजिप्ट को। और कौन कौन से पॉइंट्स उसने दिए हैं? बंगाल किस किस चीज़ों में बेहतर था? फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड कॉर्न बंगाल को जाना जाता था। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो, ये उसके बाद पीपल वर रिच, देन लैंड वॉज फर्टाइल, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, ब्रोकेड, एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉथ विच वॉज एक्सपोर्टेड। इतनी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था इसमें, एग्रीकल्चर में और
क्राफ्ट में, एग्रीकल्चर में राइस, कॉर्न था, फिर सिल्क और कॉटन और इंडिगो को प्रोड्यूस करके निर्यात किया जाता था, बाहर के मुल्कों में बेचा जाता था। इस वजह से लोग जो थे वो काफ़ी अमीर थे। और बंगाल का जो एरिया है, बिकॉज इट इज़ मानसून रिच एंड द लैंड इज़ एलुवियम, तो वो काफ़ी फर्टाइल लैंड रहा है शुरू से, उस समय भी था। उसके बाद कारपेट, ब्रोकेड और एम्ब्रॉयडरी इन गोल्ड एंड सिल्वर बनता था, पूरी कढ़ाई का काम होता था सोने, असली सोने और चांदी के तारों से, और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। तो ये खुद बर्नियर अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उसके बाद एक और कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए, जहाँ पे बर्नियर ने क्लेम किया कि मुगल टाउन जो थे वो कैंप टाउन्स थे, यानी देवर इम्पीरियल वेयर एवर इम्पीरियल कोर्ट वेंट देवर टाउन्स ओवरनाइट। वो ये मानता था कि शहर वहीं बसते थे, नगर वहीं बसते थे जहाँ पे राजा होता था। तो रातों रात जहाँ राजा शिफ्ट होता था या जाता था, वहीं पे आसपास उसी के टेंट जैसा लगा के, कैंप लगा के राजा रहता था और उसके आसपास लोग बस जाते थे और एक टाउन बच जाता था। लेकिन एविडेंस मिला है, देयर इज़ एविडेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टाउन। उस ज़माने में, मुगल्स के ज़माने में बहुत तरह के टाउन्स का एविडेंस मिला है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स अलग होते थे, ट्रेडिंग टाउन्स अलग होते थे, पोर्ट टाउन्स होते थे, सेक्रेड सेंटर होते थे, जैसे अजमेर शरीफ का सेक्रेड सेंटर या पिलग्रिमेज टाउन जिसको कहें, उस अजमेर शरीफ का जो एग्जाम्पल है। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी और काफ़ी सेटल्ड लाइफ था। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के शहर बसाए गए थे। जैसे आज हम कहते हैं कि मुंबई इज़ अ कमर्शियल टाउन, उस तरह से उस ज़माने में भी ट्रेडिंग टाउन अलग था, पोर्ट टाउन अलग था, पिलग्रिमेज टाउन अलग था, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स अलग थे। उसके बाद एक और एविडेंस मिला है, मर्चेंट्स हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। जो लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उनकी कम्युनिटीज़ जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ होती थी उनकी, यानी उनके जिस तरह का काम करते थे उसी हिसाब से उनका कास्ट डिसाइडेड था। इसको गिल्ड कहा जाता था, ऑर्गेनाइजेशन था जिसको गिल्ड कहा जाता था। और इसका एग्जाम्पल उस समय का दिया है, वेस्टर्न इंडिया में अहमदाबाद के रीजन में महाजन कहलाते थे। उसके बाद उनके जो चीफ थे वो शेठ कहलाते थे, और जो सबसे बड़े होते थे वो नगर सेठ कहलाते थे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन की बात भी कही गई है उस ज़माने में क्राफ्ट प्रोडक्शन में या और कामों में। जैसे फिजिशियंस होते थे जिसको डॉक्टर्स कहा जाता है, फिजिशियन जो थे उनको हकीम और वैद्य कहा जाता था। जो टीचर्स थे उनको मुल्ला और पंडित कहा जाता था। जो लॉयर्स होते थे उनको वकील कहा जाता था। उसके अलावे और भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग थे, जैसे पेंटर थे, म्यूजिशियन थे, आर्किटेक्ट थे, कैलीग्राफर्स थे। कैलीग्राफर्स माने बहुत सुंदर लिखाई लिखने वाले लोग। ये सारे जो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क था ये काफ़ी रिमार्केबल था, काफ़ी प्रशंसा के योग्य था। और ये इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, या जो इनके पेट्रन्स होते थे वो कौन लोग थे? खुद एम्परर होते थे, किंग। उसके बाद जो रिच मर्चेंट्स थे और जो रिच पीपल थे, नोबल्स थे। और उसके अलावा इनका जो भी काम होता था, जैसे कोई पेंटिंग होती थी या कोई कैलीग्राफी होती थी, इस तरह की चीज़ें मार्केट में उनकी काफ़ी वैल्यू थी। दे वर प्रॉपरली सोल्ड इन द मार्केट। अब आते हैं हम सोर्स 15 पे, और जो एक और हमारा नया सब टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसका जो है स्लेवरी और कंडीशन ऑफ विमेन। इसमें इन दो चीज़ों पे ट्रैवलर्स का ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे। सम ऑब्जर्वेशन बाय द ट्रैवलर्स लाइक इब्न बतूता एंड फ्रांसुआ बर्नियर। सोर्स 15 में अगर आप देखें तो इब्न बतूता ने स्लेवरी के बारे में लिखा है, और सोर्स 16 में देखें तो फ्रांसुआ बर्नियर ने सती के बारे में लिखा है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्लेवरी, जिसमें कंडीशन ऑफ विमेन भी पता चलता है। यूज़ ऑफ स्लेव विमेन स्लेव्स वॉज पॉपुलर। उस समय कौन बनती थी? जो विमेन स्लेव्स थी वो कौन बनते थे? जो कभी रेड्स और एक्सपेडिशन में जो ये लोग पकड़ के लाते थे, या वॉर्स में जो लोग हार जाते थे, उनकी तरफ से जो लोगों को पकड़ के लाया जाता था उनको स्लेव्स बनाया जाता था। इनके प्राइसेस बहुत लो थे। उसके बाद ये लोग कौन कौन से काम करते थे? डोमेस्टिक हेल्प के बारे के, घर के कामों के लिए, डोमेस्टिक
मेड्स जो होती थी उनके रूप में काम करती थी। फिर कई जो थोड़ी टैलेंटेड होती थी वो म्यूजिशियन और डांसर्स बन जाती थी। इनको स्पाइस के रूप में भी इन विमेन को यूज़ किया जाता था, जो स्कैवेंजर के डिस्गाइज में आते थे, जो घर के काम मिनियल काम करने के डिस्गाइज में घूमती रहती थी, इधर से उधर क्रॉस करती थी, घर में कोई शक नहीं करता था, और ये एक्चुअली स्पाइस होते थे। और मेन स्लेव्स का क्या काम होता था, वो पालकी ढोने का काम करते थे, यानी पैलेंक्विन्स उठाने का काम करते थे। मेन स्लेव्स क्योंकि ताकतवर होते थे उनकी, इसलिए उनके प्राइसेस भी ज़्यादा होते थे। और इब्न बतूता ने यह ऑब्जर्व किया है, एनिमल एंड स्लेव्स वर सोल्ड इन मार्केट। ये जो स्लेव्स थे और जानवर एक ही जगह पे मार्केट्स में इनको ख़रीदा और बेचा जाता था। और ये गिफ्ट, ये जब कोई किसी डिस्टिंग्विश व्यक्ति के घर या किसी पर्सन के घर जाता था तो ये गिफ्ट में ये लोग एनिमल्स और स्लेव्स को ख़रीद के प्रेजेंट करने जाते थे। और इसने अपना एग्जाम्पल दिया है कि जब ये मुल्तान से इंडिया आया था तो इसने भी तुगलक को और गवर्नर ऑफ मुल्तान को इसने स्लेव्स को गिफ्ट किया था, स्लेव्स खरीद के गिफ्ट किया था। अब आते हैं फ्रांसवा बर्नियर के ऑब्जर्वेशन के पर सती के बारे में जो उसने लिखा है सोर्स 16 में। उसका क्या ऑब्जर्वेशन था? ही ऑब्जर्व्ड सती प्रैक्टिस टू हाईलाइट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ विमेन इन यूरोप एंड इंडिया। उसका मेन पर्पस क्या था सती के बारे में लिखने का, कि वो दिखाना चाहता था कि यूरोप की विमेन और इंडिया की विमेन में क्या फ़र्क है। उसने 2 डिस्क्रिप्शन दिया है सती के बारे में। ये आपको 1 मार्कर में, इट मे कम एज 1 मार्कर और एज अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ सोर्स क्वेश्चन। what 2 descriptions did he give? पहला था some women willingly died on funeral pyre and second some were forced to die। कौन से 2 तरीक़ों से सती की जाती थी? पहले तो कुछ थी जो विलिंगली अपने आप चढ़ जाती थी जाके फ्यूनरल पायर पे जलने के लिए, और कुछ जो थी उनको ज़बरदस्ती खींच के ले जाया जाता था फ्यूनरल पायर की तरफ। और इसमें सोर्स 16 में उसने यही ऑब्जर्वेशन दिया कि 12 साल की एक छोटी बच्ची को ज़बरदस्ती खींच के उसको मौत की तरफ धक्का दिया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ सती प्रैक्टिस। लेकिन सच्चाई में क्या होता था? लाइफ ऑफ वुमेन वाज मच एक्टिव। उसमें मेडिवल पीरियड में विमेन की जो लाइफ थी या जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। दे वर वेरी एक्टिव। दे वर्कड इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फील्ड। दे ऑल्सो वर्कड इन कमर्शियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ एंड दे टुक मर्केंटाइल dispute to court, therefore they were not confined to home। तो बर्नियर का जो ऑब्जर्वेशन था वो सिर्फ सती प्रथा की तरफ था, लेकिन एक्चुअल में और टेक्स्ट अगर हम पढ़े, मेडिवल टेक्स्ट पढ़े, तो उसमें हमें पता चलेगा कि विमेन जो थी वो ना ही सिर्फ घर में रहती थी बल्कि बाहर निकल के एग्रीकल्चर में और नॉन एग्रीकल्चर जैसे आर्टिजन वाले काम में सब में भी पार्टिसिपेट करती थी। फिर उनका पार्टिसिपेशन कमर्शियल भी होता था, यानी जो मर्चेंट फैमिलीज थी उनकी जो विमेन थी वो काफ़ी एक्टिव थी मर्केंटाइल एक्टिविटीज़ में। उसके बाद अगर कोई इसमें डिफरेंसेस आ जाते थे या लड़ाई झगड़ा होता था तो ये कोर्ट में जाके प्ली भी करती थी, अपना केस भी रखती थी, और इस तरह से विमेन काफ़ी उस ज़माने में एक्टिव थी अपने कामकाज में। चैप्टर के कंक्लूजन में हम 3 चीज़ नोटिस करते हैं। पहला तो जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने अपने अकाउंट में, अपने राइटिंग में काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था, काफ़ी अच्छे से व्याख्या की थी यहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में, ज़िंदगियों के बारे में। लेकिन उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो जो भी लिखते थे वो उस हिसाब से लिखते थे जिस हिसाब से वो यहाँ पे विज़िट करने आए थे, या इट ऑल देयर ऑब्जर्वेशन डिपेंडेड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ विज़िट। किस पर्पस से वो आए थे जनरली वो उसी पर्पस को कवर करते थे। इसीलिए काफ़ी चीज़ें, जैसे आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे इस पेज नंबर 136 पे, वाई डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी विमेन वर्कर्स डिड नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ट्रैवलर्स सच एज इब्न बतूता एंड बर्नियर? क्योंकि इनका शायद कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजिट विमेन के लाइफ को पढ़ना नहीं था और अलग अलग एस्पेक्ट था। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अब इनका लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होता था, लिमिटेड इनका सब्जेक्ट होता था ऑब्जर्वेशन का, इसीलिए मेनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ दे डिड नॉट नोटिस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने नोटिस नहीं किया और उसके बारे में नहीं लिखा है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।